हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत यहां से करंट अफेयर्स में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है वहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा आज का समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी से संबंधित एक विधेयक अधिनियम को पारित किया है। उसके बाद से यूसीसी जो टॉपिक है वह बीपीएससी के आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है वह करंट अफेयर और इंडियन पॉलिटी दोनों से संबंधित है और दोनों में से किसी भी सेक्शन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता से संबंधित जितने भी परिप्रेक्ष्य हैं और जहां से मुख्य परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। हमारी जो चर्चा डिस्कशन का जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वह सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूसीसी क्या है। यूसीसी का डिफिनीशन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है यूसीसी को लेकर। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा में क्या बहस हुई थी यूसीसी को लेकर, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, विभिन्न न्यायिक निर्णय क्या है इससे संबंधित, और उत्तराखंड का विधानसभा के द्वारा यूसीसी अधिनियम जो पारित किया गया उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, और अंत में हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बीपीएससी मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आप लोग गंभीरता पूर्वक इस टॉपिक को समझिए क्योंकि यह जो टॉपिक है वह 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक विमर्श का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया है। ऐसा करने वाला यह पहला भारतीय राज्य बना है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उत्तराखंड से पहले यूसीसी जो है वह गोवा में लागू हो चुका है, तो ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड पहला भारतीय राज्य बना? तो जब गोवा में लागू किया गया था तो पुर्तगाल का उस समय शासन था और पुर्तगाली शासन के द्वारा गोवा में लागू किया गया था और भारतीय विधान के द्वारा भारत के किसी कानून बनाने वाली संस्था के द्वारा पहली बार लागू किया गया है, यूसीसी को पारित किया गया है। तो इसीलिए उत्तराखंड को माना जा रहा है कि यूसीसी को पारित करने वाला पहला राज्य बना है, क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन है या इसका अधिनियम जो है उसकी रूपरेखा वहां की विधानसभा के द्वारा, भारतीय विधानसभा द्वारा पारित की गई है। ठीक है, तो यह इंट्रोडक्शन में यहां पर हमने लिख दिया है। कोई भी प्रश्न आए तो आप इंट्रोडक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं कि यूसीसी से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो यूसीसी का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 4 में आप सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का वर्णन किया गया है और डीपीएसपी के तहत ही आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। आप लोग लिखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यानी कि यह राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने नागरिकों के लिए, आप अपने क्षेत्र के लिए, आप अपने भूभाग के लिए समान नागरिक संहिता का प्रबंध कर सकते हैं। यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसको लेकर संविधान सभा में भी काफी लंबा डिबेट चला था। उसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण जो स्कॉलर या संविधानविद थे वह इसके पक्ष में थे और कौन कौन से इसके विपक्ष में थे और उनका क्या तर्क था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फाइनली जब डीपीएसपी के तहत भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में इसे शामिल किया गया तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है और राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित करे। ठीक है, यह संवैधानिक प्रावधान है। अब हम लोग यूसीसी की डिफिनीशन को समझिए कि आखिर समान नागरिक संहिता होता क्या है। देखिए, समान नागरिक संहिता 3 शब्द से मिलकर बना है। समान
नागरिक संहिता, ये 3 वर्ड हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए, यही समान नागरिक संहिता का तात्पर्य है। आप शब्दों के आधार पर समझेंगे तो सभी नागरिकों के लिए एक समान विधि विधान, एक समान संहिता, एक समान नियमावली समान नागरिक संहिता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय, वर्ग, लिंग, संप्रदाय के लिए एक समान कानून का होना। यानी कि भारत के अंतर्गत जितने भी धर्म के लोग रह रहे हों, जिस किसी भी जाति के लोग, संप्रदाय, वर्ग, लिंग के लोग रह रहे हों, उन सभी के लिए एक समान कानून जो होगी वह समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाएगा। यदि यूसीसी लागू होती है तो विवाह, तलाक, विरासत, बच्चा गोद लेने के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे, चाहे वह हिंदू धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, इस्लाम, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म का हो, विवाह के नियम एक समान लागू होंगे। तलाक के नियम सभी धर्मों के लिए एक समान होंगे। विरासत का नियम, उत्तराधिकार का नियम, इन सभी जो विधि होती है, नियम होंगे, वे सभी धर्म संप्रदाय के लिए एक समान होंगे, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह आपराधिक मामलों में एक समान कानून लागू होता है, उसी तरह से सिविल मामलों में भी एक समान कानून लागू होगा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर चोरी करता हो तो सभी के लिए एक प्रकार का दंड जो है वह निर्धारित की गई है। अगर किसी के साथ कोई गलत काम करता हो तो उसके लिए भी, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए एक समान दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि आपराधिक मामलों में तो किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन सिविल मामलों में आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अलग विवाह के नियम है, उत्तराधिकार का नियम अलग है, इस्लाम के अंतर्गत अलग कुछ नियम हैं, ईसाई के अंतर्गत अलग है। तो ये जो सिविल मामले हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इन सभी मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू की जाएगी, वही समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाएगा। तो जिस प्रकार से आपराधिक मामलों के लिए एक समान नियम कानून लागू है, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता हो, दुर्व्यवहार करता हो, चोरी करता हो, तो सभी के लिए एक समान दंड की प्रक्रिया निर्धारित है। उसी प्रकार से सिविल मामलों में भी सभी के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, यही है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता के संवैधानिक प्रावधान और इसके डिफिनीशन को हमने यहां पर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है संविधान सभा का मत जानना, कि संविधान सभा में जितने सदस्य थे वे समान नागरिक संहिता को लेकर क्या विचार रखते थे, समान नागरिक संहिता पर उनकी क्या राय थी। तो स्वाभाविक है कि कोई भी मुद्दा आएगा, डिबेट का अगर इशू बनेगा तो 2 पक्ष आए, एक तो उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े होंगे, दूसरे उसके विपक्ष में कुछ लोग खड़े होंगे। संविधान सभा में भी जब यूसीसी से संबंधित ड्राफ्ट लाया गया, ड्राफ्ट लाने की चर्चा की गई यूसीसी से संबंधित, तो कुछ संविधान सभा के कुछ सदस्य इसके पक्ष में खड़े हुए और कुछ सदस्य ऐसे थे जो यूसीसी के विपक्ष में खड़े हुए, ठीक है। कुछ सदस्यों का यह भी मानना था कि इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाए, और कुछ सदस्यों का ऐसा मानना था कि नहीं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अगर इसे रखा जाता है तो उसे लागू तुरंत कर दिया जाएगा। कुछ इसके डीपीएसपी के पक्ष में थे, तो उनका मानना था कि कुछ समय के पश्चात जब भारतीय समाज उस अनुकूल हो जाएगा, भारतीय समाज आधुनिक हो जाएगी, तब राज्यों के द्वारा उसे लागू किया जाएगा और ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए कि अपने समाज की प्रगति और तरक्की उनकी शिक्षा के अनुसार उसे लागू करे, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों के मध्य इसको लेकर भी विवाद विद्यमान था कि इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाए या डीपीएसपी के अंतर्गत रखा जाए। लेकिन अंततः पटेल के नेतृत्व वाली जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी, उसने निर्णय लिया कि यूसीसी को मौलिक अधिकार के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा, और अंत में डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 44 में इसे शामिल किया गया, ठीक है। तो संविधान सभा के मध्य इन मुद्दों पर विवाद था, ठीक है। कुछ जो इसके पक्ष में थे, जैसे जो यूसीसी के पक्ष में थे, उनमें जो महत्वपूर्ण फेमस पर्सनालिटी हैं वे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और के मुंशी, ये 2 पर्सनालिटी हैं जो यूसीसी के पक्ष में संविधान सभा में अपनी राय रख रहे थे। इनका मानना था कि समाज में लैंगिक समानता के लिए
यूसीसी का होना अत्यंत आवश्यक है। और इनका यह भी कहना था कि चूंकि आपराधिक मामलों के लिए एक समान संहिता पहले से ही है यहाँ पर, तो फिर सिविल मामलों के लिए एक समान संहिता क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए। और यूसीसी को लागू करने में जितनी देर होगी, लैंगिक असमानता उतनी ही विद्यमान रहेगी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार उतना ही बड़े स्तर पर विद्यमान होता चला जाएगा। तो अंबेडकर और के मुंशी ये दोनों संविधान सभा में अपना पक्ष रखते हुए इन्होंने कहा कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो फेमस पर्सनालिटी जो इसके समर्थन में थे अंबेडकर और के मुंशी थे। कुछ ऐसे भी फेमस पर्सनालिटी हैं जो इसके विरोध में थे। अगर विपक्ष में देखा जाए तो बी पोकर साहिब और हुसैन इमाम, ये दो ऐसे फेमस पर्सनालिटी थे जो यूसीसी के विरोध में थे। और इनको विरोध कहना उचित नहीं होगा, ये कुछ समय के बाद यूसीसी को लागू करने के पक्ष में थे। ठीक है, जैसे हुसैन इमाम थे, उनका कहना था कि चूंकि भारत में विविधता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जो साक्षरता दर है वह काफ़ी निम्न है, भारतीय लोग अवेयर नहीं है यूसीसी को लेकर, इसीलिए इसे तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संपूर्ण भारत शिक्षित ना हो जाए और संपूर्ण भारतीय समाज इस लायक अवेयर ना हो जाए। यानी कि हुसैन इमाम का मानना था कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन इसे कुछ समय बाद लागू किया जाना चाहिए और यह तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संपूर्ण भारतीय समाज शिक्षित ना हो जाए और इसके लिए अवेयर ना हो जाए। ठीक है, तो यह भी एक तरह से पक्ष में थे, यूसीसी के पक्ष में, लेकिन इनका मानना था कि इसे कुछ समय के बाद इसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, तब तक भारतीय समाज जो मॉडर्न बन चुका होगा और भारतीय जो होंगे वह इस लायक बन जाएंगे कि यूसीसी को काफी विनम्रता के साथ स्वीकार कर सकें। लेकिन बी पोकेर साहिब ये धार्मिक स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए इन्होंने यूसीसी ड्राफ्ट का विरोध किया था और इनका कहना था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह कहीं ना कहीं यूसीसी से हनन होगा। तो संविधान सभा में विभिन्न फेमस पर्सनालिटी जो थे वह अपने अपने तरीके से राय दे रहे थे, कुछ के हमने विचार पक्ष में देखा और कुछ का विचार हमने विपक्ष में देखा। तो यह संविधान सभा का उस समय की डिबेट के महत्वपूर्ण अंश थे। हमारे यहाँ संविधान में सभी कानून समान हैं, चाहे वह आपराधिक कानून हो या भूमि संबंधी मामले, सभी धर्म जाति के लोगों के लिए एक समान है। केवल व्यक्तिगत मामलों को छोड़कर हमारे संविधान में उस समय यह कहते हुए छोड़ा गया था कि अभी देश का बंटवारा हुआ है और यह समय समान नागरिक संहिता लाने के लिए उचित नहीं है। अभी हमने बताया भी कि जिस समय भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी उस समय यहाँ पर साक्षरता दर भी काफ़ी अधिक निम्न थी साक्षरता दर, और उस समय खुद भारत संप्रदायवाद का दंश झेल रहा था। ऐसी स्थिति में अगर समान नागरिक संहिता लाया जाता तो हो सकता है समाज के कुछ एक वर्ग के मन में दुविधा होती और फिर से संप्रदाय की जो भावना थी वह भड़क उठती। तो उस समय यह कहते हुए छोड़ दिया गया था कि अभी देश का बंटवारा हुआ है और समान नागरिक संहिता लाने के लिए, लागू करने के लिए यह समय उचित नहीं है। इसे उचित समय पर चर्चा करके लाया जाए, इस मुद्दे को नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि उपयुक्त समय पर इस पर कानून बना सकेगी। इसी के तहत 1973 ईस्वी के बाद अनेक विषयों में उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में यह टिप्पणी की है कि समान नागरिक संहिता इस देश के लिए आवश्यक है और इसे शीघ्र अतिशीघ्र इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो संविधान विशेषज्ञों का भी एक तरह से यही मत था कि उस समय हमारा देश जो था वह आज़ाद हुआ था, कई प्रकार की समस्याओं से हमारा देश उस समय जूझ रही थी। तो समय के विभिन्न समय अंतराल पर जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, हमारा समाज जो है वह विविधतापूर्ण समाज, एक सुदृढ़ समाज बनता चला जाएगा। मैच्योर सोसाइटी जब हो जाएगी तो उस स्थिति में समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित किया जाए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आगे चलकर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न न्यायिक निर्णयों से भी स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने भी यह महसूस किया कि अब वह समय आ गया है कि हमें समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित किया जाए। तो आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
कौन कौन से वाद में ऐसा फैसले दिए गए हैं जो यूसीसी से संबंधित है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यूसीसी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के 4 महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और इन चारों का उल्लेख आपको करना पड़ेगा अगर यूसीसी से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आता है। तो इन चारों वाद का नाम आप लोग याद कर लीजिए। इन चारों वादों में, इन चारों फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यूसीसी समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इन 4 वादों में 1985 में साहवानो मामला, 1995 सरला मुदगल मामला, 2017 सायरा बानो मामला और 2019 पौला कौटिन्हो बनाम परेरा मामला, ठीक है, ये गोवा के उत्तराधिकार नियम से संबंधित है। तो ये 4 वाद हैं जिसमें इन चारों वादों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि अब यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। इन चारों वादों, इन चारों मामलों का नाम आप लोग याद रखेंगे, साहबानो, सरला मुदगल, पौलो कौटिन्हो और सायरा बानो। ये चारों मामले जो हैं, चारों केस काफी महत्वपूर्ण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टिप्पणी की गई थी, ठीक है। वर्तमान समय में दुनिया के अनेक देश हैं जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। अनेक देशों में सभी धर्म, सभी जाति के लोगों के लिए एक समान कानून है। विवाह की उम्र, तलाक, उत्तराधिकार, इन सभी के लिए एक समान कानून सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के लिए लागू है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में इस तरह के प्रावधान लागू हैं और 2021 में संभवतः सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे कानून लाए गए हैं। तो कई ऐसे देश हैं, विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर यूसीसी पहले से ही विद्यमान है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यूसीसी के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं और क्या सरकार को इसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूसीसी के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जाता है समान नागरिक संहिता से संबंधित, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित अगर पक्ष में तर्क आप लोग मान लेते हैं कि लिखते हैं, तो आप लोग इसी तरीके से एक पॉइंट को 2 से 3 सेंटेंस में डिफाइन करते लिखते चले, ठीक है। कोई हेडिंग नहीं देना है, बस इसी तरीके से बुलेट देकर या 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके आप सारे पॉइंट वाइज लिखते चले, 2 से 3 सेंटेंस में एक को डिफाइन करें, ठीक है। पहला पॉइंट, लैंगिक भेदभाव समाप्त करने में सहायक होगा। आप सभी जानते हैं, देखेंगे आपने कई बार देखा भी होगा कि इस्लाम के अंतर्गत महिलाओं के साथ कई प्रकार के उनको उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जो अन्य धर्म में महिलाओं को अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारे धर्म, केवल इस्लाम में नहीं, हिंदू धर्म में भी देखेंगे कई सारे धर्म में, किसी एक धर्म को टारगेट करना लक्ष्य नहीं है हमारा। विभिन्न धर्म में अगर आप देखेंगे तो विभिन्न धर्मों में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जो पुरुषों को अधिकार, जितने पुरुषों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। यानी कि विभिन्न धर्म के जो अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं वहां पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। और अगर समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो उसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो इससे लैंगिक भेदभाव जो है वह समाप्त होने में सफलता प्राप्त होगी और लैंगिक भेदभाव इससे समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा मजबूत होगी। देखिए, यह धार्मिक आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने में मदद करेगा। इससे पंथ निरपेक्षता के जो ताना बाना है वह मजबूत होगा। सभी धर्मों के लिए एक समान नियम कानून बन जाएंगे, तो किसी के साथ कहीं पर कोई भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा। जो विवाह के लिए जो नियम जो होंगे हिंदू धर्म के लिए निर्धारित होगा, तलाक उत्तराधिकार का जो नियम हिंदू धर्म के लिए लागू होगा वही इस्लाम और क्रिश्चियन के लिए और फिर बौद्ध, जैन, पारसी के लिए भी लागू होगा। तो सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। तो वास्तव में पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वह उस स्थिति में मजबूत होगी, पंथ निरपेक्षता का ताना बाना मजबूत होगा। अगला है विभिन्न न्यायिक निर्णयों का सम्मान। अभी जैसे हमने बताया कि विभिन्न अंतराल पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न केस में अपनी जजमेंट के दौरान समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में अपने तर्क दिए हैं। तो
इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका भी यूसीसी के पक्ष में खड़ी है, तो न्यायिक निर्णयों का भी सम्मान होगा। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायिक बोझ में कमी आएगी। अभी क्या होता है, तलाक उत्तराधिकार से संबंधित कई सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, और जब सभी के लिए एक समान नियम कानून बन जाएंगे तो उसको सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट को कम समय लगेगा और न्यायिक बोझ में भी कमी आएगी। तो यह एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसके फेवर में जाता है। आप लोग इसे प्रमुखता से लिखेंगे। अगला पॉइंट है, विभिन्न धार्मिक कानून धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद को बढ़ावा देती है। क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है, इस्लाम के लिए अलग है, हिंदू रिलीजन के लिए अलग है, और विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग अगर नियम कानून होंगे तो उस धर्म के साथ जुड़े होने के कारण धार्मिक कट्टरता संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलेगा। अगर सभी धर्म के लिए एक समान नियम कानून हो जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो यह कहीं ना कहीं विविधता में एकता को भी प्रदर्शित करेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो धार्मिक कट्टरता और संप्रदायवाद की भावना जो प्रबल हो रही है उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अगला है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा। अभी हमने जैसा कि बताया कि सभी के लिए एक समान नियम कानून हो जाएंगे, सभी एक राष्ट्र एक विधान, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वह एक राष्ट्र एक विधान के रूप में होगा। एक राष्ट्र एक विधान वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देगा। अगला है, धर्म आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सहायक होगा। विभिन्न धर्मों के मध्य जो भेदभाव विद्यमान है, विभिन्न धर्म के अंतर्गत नियम कानून अलग अलग हैं और उनके बीच जो भेदभाव विद्यमान है वे सभी दूर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक समान नियम कानून लागू होंगे, सभी के लिए एक समान व्यवहार। अभी हमने बताया, इसे आप एक दो पॉइंट और बढ़ाकर लिख सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि कोई भी पॉइंट, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, पक्ष में तर्क हो या विपक्ष में तर्क हो, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप लोग वहां पर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके पक्ष में हमने तर्क को देख लिया, अब इसके विपक्ष में हम लोग तर्क को देखते हैं। तो विपक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है वह है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता, तो स्वाभाविक है अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति हो या इस्लाम का या ईसाई का, वह अपने धर्म के अनुसार आचरण करेगा। हर किसी के लिए अपनी संहिता बनी हुई है, अपनी पहले से कानून बने हुए हैं, उस धर्म के अनुसार आचरण करेगा, तो कहीं ना कहीं से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय सहमति का अभाव, सभी धर्म और जाति के लोगों के बीच इस पर सहमति बनाना वास्तव में एक दुर्लभ कार्य है, और यह ऐसा कभी शायद ही संभव हो पाएगा कि पूरा देश एकमतता के साथ इसके पक्ष में खड़ा हो। कुछ न कुछ इसके विपक्ष में अवश्य हमेशा रहेंगे। तो राष्ट्रीय सहमति बनाना इस पर सबसे बड़ी चुनौती है। विभिन्न धर्म के लोगों के बीच सहमति बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए यूसीसी वगैरह जब नियम आएगा तो सरकार को क्या कोशिश होनी चाहिए कि सभी धर्म के जो विशेषज्ञ लोग हैं, चाहे वह इस्लाम में हो, इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं, हिंदू धर्म के जो साधु संत और धर्म गुरु वगैरह हैं, ईसाई धर्म को हो गए पादरी वगैरह, उन सभी को एक टेबल पे लाकर उन सभी के साथ विचार विमर्श किया जाए और इस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाए, तब यह जो नियम है वह काफी व्यवस्थित रूप से सफल हो पाएगी। तो राष्ट्रीय सहमति का अभाव सबसे बड़ी चुनौती है। अगला, अल्पसंख्यकों आदिवासियों में असुरक्षा की भावना, और इसी का कारण है कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा जो कानून पारित किया गया यूसीसी से संबंधित, उसमें आदिवासियों को उस नियम से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर अल्पसंख्यकों और आदिवासियों में हमेशा असुरक्षा की भावना विद्यमान रहती है, और उन्हें ऐसा लगता है अल्पसंख्यक वर्गों को कि उनकी संस्कृति को या फिर उनके जो धार्मिक नियम हैं, उनके जो धर्म हैं, उसको नष्ट करने का प्रयास या धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों और आदिवासियों में असुरक्षा की भावना इससे विद्यमान होती है। अगला है, एसर बोम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य को व्यक्तिगत धर्म या आस्था के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और यह जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं यूसीसी के विपक्ष में जाता है, क्योंकि यूसीसी जब बनेगा तो विभिन्न धर्म के जो व्यक्तिगत कानून हैं, उनके सिविल मामले से संबंधित जो कानून है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और सभी राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र एक विधान की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका भी हनन होगा।
अगला राजनीतिक एकमतता, सभी राजनीतिक दल इस पर सहमत हो यह भी संभव नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं सभी धर्म विभिन्न धर्म विभिन्न संप्रदाय का प्रतिनिधित्व जहां पर सुनिश्चित होता है। तो सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकमत हों यह जरूरी नहीं है, और सभी के बीच एकमतता बनाना सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन सब पर सहमति बनाने के बाद ही यूसीसी को जब क्रियान्वित किया जाए तो वह वास्तव में फ्रूटफुल साबित होगा। तो यह विपक्ष में कुछ पॉइंट यहाँ पर हमने इंगित कर दिया, ऊपर हमने पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को इंगित कर दिया है। अब देखते हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी विधेयक आया है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। दो चार महत्वपूर्ण प्रावधान को देख लेते हैं। हालांकि ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम है यूसीसी उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में, ठीक है, लेकिन यूसीसी से संबंधित प्रश्न जहां पे भी पूछेगा तो आपको यह जानना आवश्यक होगा, और इसको जानने के बाद आप यह समझ भी पाएंगे कि यूसीसी वास्तव में है क्या, ठीक है। तो अभी जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो लाया गया है विधेयक वहां पर विधानसभा में, उसके मुख्य प्रावधान को देखते हैं। सभी धर्मों के लिए शादी की उम्र सभी धर्म की लड़कियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विवाह पंजीकरण शादी के 6 माह के भीतर उनका रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। अगला है तलाक, पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है उसी आधार पर पत्नी भी तलाक की मांग कर सकती है। अगला है बहुविवाह, पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी पर रोक। उत्तराधिकार, लड़के और लड़कियों को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे उत्तराधिकार के मामलों में। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन कराना इनके लिए अनिवार्य होगा जो लिव इन रिलेशनशिप पे रह रहे हों, ठीक है। तो ये सारे उत्तराखंड के द्वारा जो यूसीसी विधेयक लाए गए हैं उसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। देखिए अब यहाँ पर समझने वाली क्या बात है, जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान लाए गए हैं उत्तराखंड के द्वारा ये सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया उत्तराधिकार, तो जो उत्तराधिकार का है वे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वह हिंदू हो या इस्लाम हो, अगर पिता और माता की जो संपत्ति है उस पर उसके बेटे और बेटी दोनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। यानी कि पिता और माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो उनकी संपत्ति होगी वह क्या होता है, गांव समाज में आप जाएंगे तो माना जाता है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि माता पिता की संपत्ति पर पुत्र के साथ साथ पुत्री का भी समान अधिकार है, ठीक है, और यह सभी धर्म के लोगों पर एक समान रूप में लागू होगा। तो ऐसे जितने भी सारे प्रावधान आएंगे जो कि विवाह पंजीकरण का हो, तलाक का हो, बहुविवाह, लिव इन रिलेशनशिप, शादी की उम्र, सभी धर्म के लोगों पर एक समान रूप से लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म जाति के लोग हों, ठीक है। और उत्तराखंड में देखेंगे कि जनजाति दायरे को बाहर, जनजाति समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया, क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति नष्ट होने का खतरा है और वे इसके असहज महसूस करते हैं, तो इसीलिए उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है, उनकी संस्कृति को सहेजने के ख्याल से। तो ये उत्तराखंड यूसीसी विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अब एक दो प्रश्न देख लीजिए जो लेक्चर समझने के बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप इस आधार पर कर सकते हैं, और ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और चूंकि आपने लेक्चर सुना है तो आपका फर्ज होता है कि आप इस पर एक आंसर राइटिंग भी करें ताकि आप समझ सकें कि हमने प्रश्न को समझा या नहीं, हमारा वीडियो समझना सार्थक रहा या नहीं। प्रश्न है, समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पक्ष विपक्ष में कारणों को बतलाते हुए या स्पष्ट करें कि क्या भारत में इसे लागू करना उचित कदम होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको आंसर फॉर्मेटिंग डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला सेक्शन है, समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंट्रोडक्शन डायरेक्ट आप वही लिखेंगे जो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसमें हमने स्पष्ट लिख दिया है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यूसीसी एक विमर्श का मुद्दा बना हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा ने इसे पारित किया, ऐसा करने वाला पहला राज्य है, वगैरह वगैरह। यानी कि इसका पहला सेक्शन हमने इंट्रो में डिस्कस कर दिया। इसके पक्ष विपक्ष में आप कारण को बताइए। इसके बाद आप संवैधानिक प्रावधान को इंट्रो सबसे पहले लिखेंगे। इंट्रो लिखने के बाद आप आर्टिकल 44 को वहाँ पर डिफाइन करेंगे। सामान्य नागरिक संहिता की आप परिभाषा बताएंगे, इसके पक्ष में तर्क देंगे, इसके विपक्ष में तर्क देंगे, और फिर बताएंगे कि क्या इसे भारत में लागू करना उचित कदम होगा। आपके अनुसार क्या है उचित कदम होगा तो आप बताएंगे। इसे क्रमवार रूप में लागू किया जाना चाहिए, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच अपनाया जाना चाहिए, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच।
ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच का मतलब होता है खंड बाय खंड में लागू किया जाना चाहिए। एक सेक्शन विवाह संबंधी नियम एक बार, उत्तराधिकार एक बार, ठीक है, इन सभी को एक सेक्शन वाइज लागू किया जाना चाहिए, ताकि एक बार अगर लागू होगा तो एक सोसाइटी के लिए हो सकता है किस प्रकार से रिएक्ट करे या अंदाजा लगाना मुश्किल हो, लेकिन अगर उसे टुकड़े टुकड़े में बांटकर लागू किया जाता है तो पता भी नहीं चल पाएगा और उस अनुसार सोसाइटी जो है वह एडजस्ट भी कर लेगा। तो इसे ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच में लागू किया जाना चाहिए, आप ऐसे बताएंगे और जो भी आपका पक्ष है, आपका विचार है, उसे आप वहां पे डिस्कस करेंगे, फिर निष्कर्ष लिखते हुए इसको समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संवैधानिक, विधिक और सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थों का विश्लेषण करिए। इसकी चुनौतियों एवं अवसरों को लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैसे संबोधित किया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संवैधानिक निहितार्थ क्या है, विधिक निहितार्थ क्या है और सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे। संवैधानिक तौर पर समान नागरिक संहिता लागू करना क्यों जरूरी है, विधिक कानूनी तौर पर तो आप बताएंगे कि आपराधिक मामलों के लिए जब एक समान कानून हो सकता है तो सिविल मामलों के लिए एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता, और सामाजिक संस्कृति किस प्रकार से अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। और इसके बाद आपको बताना है कि इसकी चुनौतियां एवं अवसरों को संक्षिप्त रूप में चुनौती बता देंगे और अवसर अपॉर्चुनिटी बता देंगे, और फिर लिखेंगे कि इसकी चुनौतियों और अवसरों को लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से कैसे संबोधित किया जा सकता है। यूसीसी से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसको लोकतांत्रिक तरीके से कैसे टैकल किया जा सकता है, तो फिर वहां पे भी आप डिस्कस करेंगे कि ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच अपनाया जाना चाहिए। एक ही बार में पूरे यूसीसी को लागू करने के बजाय खंडवार तरीके से उसके विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म संप्रदाय इससे असहज महसूस खुद को ना कर सके, और इस प्रकार से इसके विभिन्न प्रावधानों को इसे एक राष्ट्र एक विधान के तहत देश में लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको लागू करने से पूर्व भारतीय समाज में जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के जो धर्म गुरु हैं, प्रभावी नेता हैं, उनके साथ बैठक आयोजित की जानी चाहिए और उनके विचार विमर्श को भी जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से इसे लोकतांत्रिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। तो ये दो प्रश्न हमने प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे दिया है, आप लोग इसके लिखेंगे और अपना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मैं शीघ्र ही यूट्यूब चैनल पर उपस्थित होऊंगा। आप लोग इस यूट्यूब चैनल के लिंक को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक संख्या में तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।